बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे कहते हैं राजा ज़ोई बक्सीर। नाजरीन, वाओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रियासत जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ऐसी मुस्तनिद खबरें, तबसरे और तजिए आप तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार है जिन्हें कौमी मीडिया दिखाने से गुरेज़ा है। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में 31 सालों के बाद बल्दियाती इंतखाबात का होना खुशाइंद इकदाम है और इसके पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के नताइज भी मौसूल हो चुके हैं, जहाँ से हुकूमत वक्त यानी कि PTI ने सबकत हासिल की है और अपोजिशन में रहने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी अपनी बका को यकीनी बनाया है। 31 सालों के बाद ये बल्दियाती इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो रहे हैं, लेकिन अपोजिशन में रहने वाली जमातों ने हर मुमकिन कोशिश की है कि इन इंतखाबात को मुलतवी करवाया जाए, लेकिन हुकूमत वक्त ने ये इलेक्शन करवाकर तारीख में अपना नाम दर्ज करवाया है। इससे कबल आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही और उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात ना करवा के आज़ाद कश्मीर भर में नई लीडरशिप का कहत बर्पा किया है। और यूँ मेंबरान कौमी असम्बली, जिनका काम असम्बली में बैठ के लेजिस्लेशन करना होता है, कानून साजी करना होता है, उन्होंने हल्के की टूटी खंबे की सियासत को फ़रोग़ दिया और उन्होंने ठेकेदारी निज़ाम को परवान चढ़ाया और हर मोहल्ले में उन्होंने अपने पॉलिटिकल कंट्रैक्टर्स जो हैं वो तैयार किए। यही वजह है कि MLA फंड से खतीर रकम जो है तरक्याती कामों के बजाय सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद होकर रह गई। आज तक अवामी इस्तेसाल के अलावा स्कीम खोरी और करप्शन का बाजार गर्म रहा और यूं आज़ाद कश्मीर की आवाम को सियासत के नाम पर 31 सालों से सिर्फ और सिर्फ चूना लगाया जाता रहा। हुकूमत वक्त ने सिक्योरिटी खदशात के चैलेंज को खातिर में ना लाते हुए एक बोल्ड स्टेप लिया और अपनी आज़ाद कश्मीर पुलिस फोर्स के ज़रिए से ये मुजफ्फराबाद डिवीजन में इलेक्शन करवाने में कामयाब हुए। और मुजफ्फराबाद में कोई ख़ास बड़ा वाक़ा ना होना इस बात की दलील है कि हमारी आज़ाद कश्मीर की पुलिस इंतहाई प्रोफेशनल है और यूँ आज़ाद कश्मीर पुलिस ने भी अपना लोहा मनवा लिया। हमारे सियासतदान सिक्योरिटी को बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी करवाने के दर पे थे, लेकिन हुकूमत वक्त ने बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए। बहसीत कश्मीरी हमारे लिए ये शर्मिंदगी का बाइस है कि हम 31 सालों में अपनी आवाम को ये शऊर ना दे सके कि आज़ादी ये इज़हार राय हर शहरी का बुनियादी हक है और वोट जो है वो पुरअमन माहौल में भी दिया जा सकता है और बगैर किसी झगड़े या फसाद के। मुजफ्फराबाद डिवीजन में पुरअमन इंतखाबात ने इस बात का इंदिया दिया है कि बाकी 3 डिवीजन्स में भी इंतखाबात पुरअमन हो जाएंगे, लेकिन हुकूमत वक्त को चौकन्ना रहना है कि कोई भी साजिशी टोला किसी भी किस्म के शर को फैलाने में कामयाब ना हो सके। अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर को 5000 सिक्योरिटी एहलकार भी दे दिए हैं, जिनमें से 4000 पंजाब पुलिस के और 1000 सिंध पुलिस के अफसरान जो है वहाँ पर ड्यूटी देंगे। 3 दिसंबर को पुंछ डिवीजन के बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और पुंछ डिवीजन में ज़िला बाग का गरबी हल्का इसलिए अहमियत का हामिल है। मुख्तलिफ औकात में यहाँ से रियासत भर की सियासत अंगड़ाई लेती रही है, लेकिन अब यही रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुकड़ते सुकड़ते एक सीट तक महदूद होकर रह गई है और यहाँ से अब हुकूमत साजी महज एक ख्वाब बन के रह चुकी है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सियासी खिलाड़ी गेम चेंजर्स की हैसियत रखते हैं। जहां अपने गेम चेंजर्स खिलाड़ियों की वजह से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस हल्के में कामयाब होती है, तो दूसरी जारी पे अपोजिशन की बात करें तो वो एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश करते रहते हैं और इसके अलावा अपर लेवल पर पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की वजह से यहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कोई खातर खा रिजल्ट नहीं दिखा पाती। लेकिन 31 सालों के बाद बल्दियाती इंतखाबात का होना इस हल्के में भी तब्दीली के आसार लेके आया है। हल्का अगर भी बाग की यूनियन काउंसिल्स की बात की जाए तो इसकी 10 यूनियन काउंसिल्स हैं, जिनमें मखियाला यूनियन काउंसिल, चिड़ाला यूनियन काउंसिल, सेसर यूनियन काउंसिल, रंगला यूनियन काउंसिल, साहलियाँ यूनियन काउंसिल, हिलसुरंग यूनियन काउंसिल, चमियाटी यूनियन काउंसिल, मालोट और यूनियन काउंसिल चूड़ और यूनियन काउंसिल रिंगोली कोटली शामिल हैं। नाज़रीन, अगर हम यूनियन काउंसिल चिड़ाला की बात करें तो यहाँ पर असल मुकाबला जमात इस्लामी के जावेद आरफ अब्बासी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अमजद अब्बासी के दरमियान है, लेकिन यहाँ से जावेद आरफ अब्बासी की पोजीशन इंतहाई मजबूत है। यूनियन काउंसिल सेसर की अगर बात की जाए तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से सरदार सलीम अब्बासी, अब्दुल हक अब्बासी और अंसर शहजाद के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। अंसर शहजाद सलीम अब्बासी को तो टफ टाइम दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक सलीम अब्बासी की पोजीशन इंतहाई मुस्तहकम है। यूनियन काउंसिल रंगला की बात की जाए तो राजा फ़हीम फ़ारूक PTI से, जबकि राजा खुर्शीद हमीद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से और यूनिस इनकलाबी और नून लीग के राजा नवाज के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। राजा फ़हीम फ़ारूक और राजा खुर्शीद के दरमियान इस वक्त मुकाबले की फ़ज़ा है और यहाँ से
राजा फ़हीम फ़ारूक कोई बड़ा सियासी अपसेट करने की पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। यूनियन काउंसिल हालिया की अगर बात की जाए तो ज़फ़र ज़रीफ़ और नासिर अब्बासी के दरमियान कांटेदार मुकाबला है और यहाँ से नासिर अब्बासी की पोजीशन मुस्तहकम नज़र आ रही है। यूनियन काउंसिल हेल्थ सुरंग की बात की जाए तो वहाँ पर तौसीफ अब्बासी और मलक अमान के दरमियान कांटेदार मुकाबला है, लेकिन मलक अमान यहाँ पर कोई बड़ा सियासी अपसेट करने की पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। अगर यूनियन काउंसिल चमियाटी की बात की जाए तो यहाँ से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के शौकत अफजल और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ही नाराज उम्मीदवार इनकलाब अब्बासी के दरमियान कांटेदार मुकाबला है, लेकिन शौकत अफजल यूनियन काउंसिल चमियाटी से एक बड़ा अपसेट करने की पोजीशन में है। यूनियन काउंसिल मलोट से बात की जाए तो यहाँ पर रियासती जमात जो है वो एक आज़ाद कैंडिडेट के हक में विड्रा हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद राजा सोराब एडवोकेट जो हैं वो यहाँ से बड़ा सियासी अपसेट कर सकते हैं। यूनियन काउंसिल चूड़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुकाबला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से राजा तबारक अली और राजा अब्दुल रहमान के दरमियान है, लेकिन राजा तबारक अली यूनियन काउंसिल चूड़ से एक बड़ा सियासी अपसेट करने की पोजीशन में है। यूनियन काउंसिल रिंगोली कोटली की अगर बात की जाए तो वहां से 3 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है, जिनमें राजा शुजात, राजा मुबशर एजाज और इसके अलावा राजा महमूद खान शामिल हैं। राजा शुजात तो इस मुकाबले की दौड़ से बहुत पीछे हैं, लेकिन राजा मुबशर एजाज और राजा महमूद खान के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला है और राजा मुबशर एजाज वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने रिंगोली कोटली से सबसे पहले जो है वो बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया था, और ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान तब किया था जब आज़ाद कश्मीर की 90% अवाम ये कह रही थी कि बलदियाती इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। बहरहाल इस अगर हम यूनियन काउंसिल की बात करें तो यहाँ से राजा मुबशर एजाज एक बड़ा सियासी अपसेट करने की पोजीशन में है। नाजरीन, अब हम हल्का गरबी बाग के सबसे दिलचस्प यूनियन काउंसिल मख्याला की बात करेंगे, जो साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक इमन खान की आबाई यूनियन काउंसिल है। तो यहाँ से 4 उम्मीदवार इस वक्त डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उम्मीदवार हैं, जिनमें सरदार तारिक अब्बासी, मेजर रिटायर्ड नसरुल्लाह खान, मेजर रिटायर्ड लतीफ़ खलीक और राजा मुबशर एजाज शामिल हैं। नाजरीन, ये वो हल्का है जहाँ जहाँ की कुल वोट्स की अगर बात की जाए तो वो 13,774 बनती है, और ये यहाँ से गुज़श्ता इलेक्शन में यूनियन काउंसिल को सरदार अतीक अमन खान ने जीता है, लेकिन इससे कबल मेजर रिटायर्ड लतीफ़ खलीक यहाँ से इलेक्शन जीतते आए हैं। नाजरीन, इस बड़ी यूनियन काउंसिल की 10 लोकल वार्ड्स हैं। अगर उनकी हम बात करें तो उसमें लोअर रियाला, अपर रियाला, इसके अलावा नावल, नाड़ोटी, बैराना खेतर, तलीला, चौकियाँ, कोट, मखियाला खास, गाजियाबाद, कन्नोटा शामिल है। नाज़रीन, यहाँ से जिन 4 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है, अगर हम उनकी बात करें तो उसमें असल मुकाबला 2 मेजर्स यानी कि मेजर रिटायर्ड लतीफ़ खलीक जो पीटीआई से हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मेजर रिटायर्ड नसरुल्लाह खान के दरमियान है। इस यूनियन काउंसिल को लेके जहाँ पर मेजर लतीफ़ खलीक अपने दिन रात एक किए हुए हैं, तो दूसरी जानिब मेजर रिटायर्ड नसरुल्लाह खान ने डोर टू डोर मुहिम शुरू की है और मेजर लतीफ़ खलीक के गाँव से दर्जनों लोगों को अपनी सफ में शामिल करके मेजर लतीफ़ खलीक फोर्स की दौड़ें लगवा दी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के यहाँ से डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड सरदार नसरुल्लाह के अलावा अगर कोई और होता तो उसको नाखून चने चुबाने पड़ते, लेकिन मेजर नसरुल्लाह वो फ़र्द है कि जो बरादरी के दुख सुख में और उनकी मुश्किल घड़ी में हमेशा वहाँ पर मौजूद रहता है, और इस वजह से इनकी सियासी फुटिंग बहुत अच्छी है। दूसरा, ये सरदार अब्दुल गफ़ार खान मरहूम की वफ़ात के बाद पहली मरतबा इलेक्शन में सामने आए हैं। मेजर लतीफ़ खलीक का मजबूत मोर्चा नाड़ाकोट की वो 3 वार्ड्स हैं जहाँ की कुल वोट्स जो हैं वो 4,421 हैं। यहाँ से वो जनरल इलेक्शन में 1800 से 2000 तक वोट्स लेते आए हैं, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद खान जनरल इलेक्शन में 500 से 600 के दरमियान वोट्स जो है वो स्कोर करते थे। लेकिन इस वक्त मेजर लतीफ़ खलीक का वोट बैंक यहाँ से 2200 से 2500 तक जा सकता है, जबकि मेजर नसरुल्लाह खान 500 से 800 तक जा सकते हैं। इस तरह दीगर वार्ड्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर मेजर लतीफ़ खलीक की जो पोजीशन है वो मेजर रिटायर्ड नसरुल्लाह खान के मुकाबले में कमज़ोर दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी जानिब अवामी एमएलए और आज़ाद कश्मीर के अब्दुल सत्तार ईदी का लक़ब पाने वाले सरदार साजिद इकबाल के तूफ़ानी दौरों की वजह से इस हल्के में और बाकी वार्ड्स में तब्दीली के कहीं कहीं आसार नुमायाँ हैं। नाड़ाकोट की अगर इन 3 वार्ड्स के अलावा बाकी वार्ड्स की कुल वोट्स को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 9171 बनती हैं, जिनमें से अगर पोलिंग 75% रहती है तो 6878 वोट बनते हैं, जिसमें से मेजर नसरुल्लाह खान 60% वोट लेते फिलहाल नजर आ रहे हैं, जो 4124 तकरीबन बनते हैं। और इसके अलावा अगर मेजर लतीफ़ खलीक बाकी के 40% वोट अगर हासिल कर लेते हैं तो यूं वो 2751 वोट लेते नजर आ रहे हैं, और यूं बाज़ाहिर मुकाबले में मेजर नसरुल्लाह को मेजर लतीफ़ के मुकाबले में 400 वोट्स की बरतरी हासिल है।
हाँ, अगर आने वाले 2 दिन के अंदर मेजर लतीफ़ खलीक इन 400 वोट्स को जो फ़िल कर लेते हैं, तो हो सकता है कि कोई बड़ा सियासी अपसेट देखने को मिल जाए। लेकिन अगर यहाँ से राजा मुबश्शिर एजाज़ या फिर सरदार तारक अब्बासी जो है, ये 400 से 800 वोट्स को मैनेज कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी बड़ा सियासी अपसेट होता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल नाज़रीन, ये मेरा तज़िया था कि कौन-सा उम्मीदवार LA-14 में किस पोज़ीशन में है। आपसे बस इतनी गुज़ारिश है कि आपने भी मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न की तरह पुंछ डिवीज़न में पुरअमन तरीके से वोट को कास्ट करना है और ये सबूत देना है कि आप लोग पढ़े-लिखे और बाशऊर शहरी हैं। याद रखिए कि वोट कौम की अमानत है और आपने अपना वोट उसको कास्ट करना है जो हकीकत में अवामी खिदमत का जज़्बा रखता हो। बहरहाल क्या नताइज आते हैं 3 दिसंबर की रात को, ये बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। और आपसे जाते हुए हमेशा की तरह बस नाज़रीन एक ही बात तो कहनी है कि हद नज़र से आगे ज़िंदगी अब भी मुस्कुराती है। मेरा पैगाम तो मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। फ़ी अमानिल्लाह।